जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के वर्ल्ड पॉलिटी में चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया है। आज देखने वाले हैं पार्ट 2। तो इससे पहले हम लोग ये आज का सेशन शुरू करें तो पिछले क्लास का रिवाइज करना अति आवश्यक है, ताकि ये वाला आज का वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत, जहां से हम लोगों ने सबसे पहले देखा था बर्लिन की दीवार के बारे में। बर्लिन के दीवार के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि बर्लिन की दीवार क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। तो उसके क्रम में हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही 1945 में द्वितीय वर्ल्ड वार समाप्त होता है, द्वितीय वर्ल्ड वार 1965 में समाप्त होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही 1945 में समाप्त होता है तो उसके बाद क्या होता है, तो जर्मनी पे 4 देशों ने अधिकार जमा लिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया 4 देशों ने। वो 4 देश कौन कौन से थे? देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो जर्मनी तो हार चुका था उस समय। जर्मनी, जापान, इटली ये सब धुरी राष्ट्र थे, उन लोगों को मित्र राष्ट्रों ने तो हरा दिया था। तो जो भी मित्र राष्ट्र के अगुवाई करने वाले देश थे उस समय, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, उसने जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट लिया था आपस में। लेकिन 1949 आते आते ये 2 हिस्सों में बट के रह गया। 2 हिस्सों में, एक था पश्चिमी जर्मनी और एक था पूर्वी जर्मनी पे यूएसएसआर का अधिकार हुआ करता था, यूएसएसआर का। और जो पश्चिमी जर्मनी था उस पे यूएसए का अधिकार हुआ करता था। किसका? तो यूएसए का। ठीक है, यूएसए का अधिकार हुआ करता था और पूर्वी जर्मनी पे यूएसएसआर का प्रभुत्व हुआ करता था। कब की बात है? तो 1949 में। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है ना कि यहाँ जो पश्चिमी जर्मनी हुआ करती थी उस समय, पश्चिमी जर्मनी, तो यहाँ पे अमेरिका का प्रभुत्व था। तो अमेरिका के पास तो धन दौलत, अर्थव्यवस्था की कमी नहीं थी, तो उसने बढ़िया से इसका विकास करना शुरू किया। जब इसका विकास शुरू किया तब उसके बाद क्या होता है कि इधर के देश जो पूर्वी जर्मनी के लोग थे वो इधर पलायन करने लगते हैं पश्चिमी जर्मनी की तरफ। जब पश्चिमी जर्मनी की तरफ पलायन करने लगते हैं, इधर से उठ के उधर जाने लगते हैं, उधर बसने की कोशिश करने लगते हैं और काफी संख्या में पलायन होने लगता है। तब रसिया को लगता है कि भैया ये इधर के सारे लोग उधर चले जाएंगे तो जर्मनी का केवल जमीन लेके हम करेंगे क्या? हाँ, जनसंख्या ही नहीं हो तो करेंगे क्या? तो फिर क्या होता है, 1961 में यूएसएसआर के द्वारा यहाँ पे बर्लिन की दीवार बना दी जाती है, बर्लिन की दीवार। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 1961 में। क्यों बनी थी? क्योंकि पूर्वी जर्मनी की जो जनता थी वो पश्चिम जर्मनी की तरफ पलायन करने लगी थी। क्यों करने लगी थी? तो पश्चिमी जर्मनी की जनता काफी अर्थव्यवस्था में उत्थान कर रही थी, विकास कर रही थी, और इधर की जनता की अर्थव्यवस्था थम सी गई थी। तो अपने विकास के लिए इधर की जनता उधर पलायन कर रही थी और ये बात रसिया को हजम नहीं हुई। तो फिर उसने 1961 में क्या करता है, बर्लिन की दीवार बना देता है, जो लगभग 150 किलोमीटर का दीवार बना देता है। अब दीवार बन गया तो जाहिर सी बात है इधर के लोग उधर ना जा पाएंगे और ना ही उधर के लोग इधर आ पाएंगे। फिर क्या होता है, एक बात और यहाँ पे याद रखनी होगी आप लोगों को कि जर्मनी का दीवार तो बन गया, लेकिन दीवार कब गिराया गया? दीवार गिराने का काम हुआ वो 1989 में हुआ था। वहां की जनता ने ही हथौड़ा भाला जो मिला वो लेके दीवार फोड़ना शुरू कर दी, दीवार में छेद कर करके इधर से उधर आना जाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1989 में वहां की दीवार गिरा दी गई थी और दीवार कब बनी थी? 1961 में। ये 2 पॉइंट आप लोग को बढ़िया से याद रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए पश्चिमी जर्मनी पे अमेरिका का अधिकार था और पूर्वी जर्मनी पे यूएसएसआर का अधिकार था। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछता है हमेशा, निम्न में से कौन सा यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है? तो वहां पे पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देता है। तो आप लोग को ये दोनों हिस्सा हर हाल में याद रखना होगा कि पूर्वी ही जर्मनी जो हुआ करता था वो यूएसएसआर का कब्जा था और पश्चिमी जर्मनी पे अमेरिका का कब्जा हुआ करता था। ठीक है, ये हम लोगों ने जर्मनी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में क्या पढ़ा था? तो सोवियत प्रणाली के बारे में। हालांकि हम 2 ध्रुवीयता में एक ध्रुवीयता की बात कर रहे हैं जिसका अंत हो रहा है,
तो उसी के शासन प्रणाली की बात करना है। सबसे पहले इसमें क्या हम देखेंगे, तो सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या, तो सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या थी, तो आप सभी को पता होगा कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है। कहां पे, रूस में। रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति। और इसी बोल्शेविक क्रांति को कहीं कहीं समाजवादी क्रांति के नाम से देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं अगस्त क्रांति के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तीनों क्रांतियों का एक ही नाम है। 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है रूस में, और तभी उसी के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आता है। ठीक है, सोवियत संघ अस्तित्व आता है। फिर इस क्रांति में क्या होता है, तो यहाँ पे पूंजीवाद का विरोध होता है, पूंजीवाद का विरोध होता है और समाजवाद का समर्थन होता है। समाजवाद को अपना लिया जाता है, समाजवाद का समर्थन, और वहां पे समाजवादी प्रणाली स्थापित हो जाती है। क्या होता है, फिर समाजवाद का समर्थन होता है, फिर समाजवादी प्रणाली स्थापित हो जाती है। और वो स्थापित जैसे ही होती है, समाजवादी प्रणाली स्थापित होती है यूएसएसआर में, सोवियत संघ में, तो वहां पे एक दलीय व्यवस्था स्थापित हो जाती है, और वहां पे एक ही दल का निर्माण होता है। उस दल का क्या नाम रहता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था वहां पे स्थापित हो जाती है। यानी जैसे हम बताए थे पिछले क्लास में, जैसे भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था, बहुत सारी पार्टियां हैं। जब चुनाव होता है तो देखते होंगे कि बहुत सारा चुनाव चिन्ह लेके अपनी अपनी पार्टियां खड़ा हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही पार्टी थी। समाजवादी व्यवस्था में एक ही पार्टी का दबदबा रहता है, और एक ही पार्टी हमेशा रहती है, बनी रहती है। तो वो पार्टी कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कभी कभी पूछ देता है यूएसएसआर में कौन सी समाजवाद में कौन सी पार्टी स्थापित हुई थी, उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या की जाती है, तो जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का मालिकाना हक, मालिकाना हक जो था वो समाप्त कर दिया जाता। वो लोगों का जो मालिकाना हक था वो समाप्त कर दिया जाता है, और समाप्त करने के बाद यहाँ पे क्या स्थापित होता है, तो समाज में समानता स्थापित की जाती है। समाज में समानता स्थापित होता है, समानता स्थापित होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया था। उसके बाद हम ये पढ़ लिए थे सोवियत प्रणाली, इसमें हम ये सारी चीजें देख लिए थे। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था सोवियत प्रणाली का ही सकारात्मक पॉइंट, सकारात्मक पहलू या सकारात्मक विशेषता कहिए, या सकारात्मक पहलू, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सकारात्मक पॉइंट देखे थे, सकारात्मक पहलू देखे थे, उसके बाद नकारात्मक पहलू देखे थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोवियत संघ की सकारात्मक पहलू या सकारात्मक विशेषताएं या सकारात्मक पक्ष, सब एक ही बात है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, सोवियत संघ की सकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू में क्या हमने सबसे पहले देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि वहां पे सोवियत संघ में जब समाजवाद आता है तो वहां पे एक क्या होता है ना, वहां के नागरिकों के लिए, जो वहां की आम नागरिक थे, नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया जाता है, जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया जाता है। न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे तय कर दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी एक औसत आयु जी के ही मरेगा। जैसे न्यूनतम जीवन स्तर वहां मान लो हो सकता है 75 स्थापित किया गया हो, कहीं डाटा एग्जैक्ट देखने को नहीं मिलेगा आपका, तो मतलब वहां की सरकार ने न्यूनतम जीवन स्तर स्थापित कर दिया, और उस न्यूनतम जीवन स्थापित करने का
मतलब क्या था कि लोगों को ऐसी मूलभूत सुविधाएं दी जा सके, मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, पौष्टिक आहार के लिए खान पान, ये सारी सुविधाएं अच्छे से दिया जा सके लोगों को, ताकि वो कम से कम यानी कि न्यूनतम 75 साल जी सके। इसी को कहते हैं न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, जो वहां की यूएसएसआर की मूलभूत सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधाएं जैसे क्या हो जाता है, शिक्षा हो जाता है, शिक्षा हो जाता है, ठीक है, मेडिकल सुविधा हो जाती है, जैसे शिक्षा हो गया, रोटी कपड़ा मकान, एक मिनट, शिक्षा हो गया, दवाएं हो गया, कपड़े हो गए, यानी कि जो बेसिक जरूरतें होती है, आम जनता के जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बेसिक जरूरतें, मूलभूत सुविधाएं, वो एकदम रियायती दर पे उपलब्ध कराया जाने लगा। रियायती दर पे, रियायती दर पर उपलब्ध, ठीक है, रियायती दर पे ये उपलब्ध कराया जाने लगा। ठीक है, रियायती दर पे उपलब्ध कराया जाने लगा। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पे बेरोजगारी नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी। सोवियत प्रणाली में लोग बेरोजगार नहीं थे, सबके पास रोजगार था। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वहां की संचार व्यवस्था थी, संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था वो उन्नत किस्म की थी। क्या थी? उन्नत किस्म की थी। ओके ओके ओके, उन्नत किस्म की थी वहां की। अब वहां पे जो थी ना संचार व्यवस्था उन्नत किस्म की थी। साथ ही साथ पे उस समय देखोगे तो वहां की रसिया, यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी ना, धन दौलत पैसा को अर्थव्यवस्था कहते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो क्या थी कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जो वहां आवागमन की सुविधा थी, आवागमन की, तो वहां पे आवागमन की सुविधा, आवागमन, ठीक है, आवागमन की उन्नत या उत्तम सुविधा, उन्नत सुविधा हुआ करती थी। ठीक है, ये सारी सुविधाएं क्या थी? आप कहोगे कि सोवियत संघ के सकारात्मक पहलू में ये सब शामिल कर सकते। ठीक है, नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया गया था। जो मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, दवाएं, रोटी कपड़ा मकान, ये सब रियायती दर पे उपलब्ध कराई जाने लगी थी। बेरोजगारी नहीं थी, संचार व्यवस्था उन्नत किस्म की थी वहां की, मतलब बात करने की जो आवागमन की जो थी व्यवस्था वो भी उन्नत किस्म की थी। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी उस समय रसिया की। ठीक है, आवागमन की उन्नत सुविधा उपलब्ध थी वहां पे। ये थे सकारात्मक पॉइंट। अब हम क्या बात करने वाले हैं? तो नकारात्मक पॉइंट की। सोवियत संघ की, सोवियत संघ की नकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू में क्या देखने को मिलेगा आपको? तो सबसे पहले देखने को मिलेगा कि वहां की जो शासन थी ना, वहां पे सबसे नकारात्मक पॉइंट एक ये था कि एक दलीय व्यवस्था थी। एक दलीय व्यवस्था क्या था बउआ? तो एक दलीय व्यवस्था थी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, ये कहीं दल का, एक तरह से कह सकते हैं कि ये कहीं दल का वहां पे शासन हुआ करता था।
और वही वहां पे राजकाज अपना चलाती थी और बाकी अन्य पार्टियां तो थी नहीं और अपने मर्जी के अनुसार जो करना था वो करती थी। ओके, थोड़ा उसमें दूसरा पॉइंट अगर देखें तो दूसरा पॉइंट में आ जाता है लोकतंत्र का अभाव। लोकतंत्र का अभाव था। अब वहां पे चुनाव वगैरह होता ही नहीं था, एक पार्टी थी तो लोकतंत्र का सीधा सा अभाव रहेगा ही, लोकतंत्र का अभाव हुआ करता था। ये दो पॉइंट हो जाते हैं। एक तो एक दलीय व्यवस्था थी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी शासन करती थी और दूसरा था लोकतंत्र का अभाव। और जब जहां लोकतंत्र का अभाव होगा वहां पे क्या होगा, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी इंसान, किसी व्यक्ति को अगर कष्ट है, दुख है, अगर सरकार से सुनाना भी चाहे तो सुना नहीं सकता था। यही होता है क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ें, एक दलीय व्यवस्था। तो फिर क्या होता है, एक दलीय व्यवस्था जहां होगी तो सारे जो भी संस्थाएं थे, देश की संपदा या संस्था, जो भी संस्थाएं थी, संस्थाओं पर एक पार्टी कहो और राज्य कहो, यहाँ पे दोनों लिख सकते, एक पार्टी का प्रभुत्व हुआ करता था। ओके, तो एक पार्टी का जहां प्रभुत्व हुआ करता था, ओके, एक पार्टी का प्रभुत्व हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब जहां एक देश में संपदा या संस्थाओं या कुछ भी पे एक पार्टी या एक दल का जब प्रभुत्व होता है तो वो दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। ठीक है, एक पार्टी का प्रभुत्व था तो एक पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होगी। सीधी सी बात है कि उसको किसी बात का भय नहीं था कि हमको जनता हटा देगी, या हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली तो है ही नहीं, तो जनता को हटाने वाली बात ही नहीं थी वहां पे। तो वो अपने मर्जी के हिसाब से करता था, जनता का सुनता नहीं था। तो ये भी एक तरह से उसका नकारात्मक पॉइंट हो जाता था। और सबसे बड़ी पॉइंट ये हो जाता था कि 15 गणराज्य मिल के यूएसएसआर का निर्माण किए थे। 15 गणराज्य मिलकर यूएसएसआर का निर्माण किए थे। और 15 गणराज्य में जो रूस हुआ करता था, रूस भी एक गणराज्य हुआ करता था, तो रूस का हर मामले में ज्यादा प्रभुत्व हुआ करता था, ज्यादा प्रभुत्व होना, ये वाला परिस्थिति भी हुआ करती थी। 15 गणराज्य मिलकर एक तरह से यूएसएसआर का निर्माण किए थे और उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का चलता था तो रूस था। ठीक है, और इसके बाद और भी बहुत कुछ है इसमें, जैसे वहां की टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब जो पश्चिमी देश थे उनसे पिछड़ा हुआ था। अन्य भी बातें उसमें हम लोगों ने कवर किया था। अब हम लोग आज के मुद्दे पे चलते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हम लोगों ने देखा था, जैसे बोल्शेविक क्रांति के बारे में, दूसरी दुनिया के बारे में, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या पहले पढ़ा था। सोवियत प्रणाली के बारे में आप लोग को बताया है। सोवियत प्रणाली के सकारात्मक पक्ष जो पिछले क्लास में हमने कवर किया था। सोवियत प्रणाली की नकारात्मक पक्ष इसमें हमने वह भी बताया कि वहाँ की औद्योगिक और बुनियादी ढांचे, ठीक है, तथा उत्पादन मामले में पश्चिम देशों से पीछे रह गया था। ये सब बताया कि 15 गणराज्यों में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। एक दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। इस दल की सभी संस्थाओं पे गहरा अंकुश था। ये सारी चीजें हमने अभी कवर किया है। दूसरी दुनिया के बारे में हमने भी चर्चा किया पिछले क्लास में कि दूसरी दुनिया उसको कहते हैं जहाँ पे एक तरह से समाजवाद
स्थापित था और यूएसएसआर के नियंत्रण में जो भी देश आते थे वो दूसरी दुनिया कहलाते थे। फिर बोल्शेविक क्रांति के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और आज से हम लोग को देखना है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में दो पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि मिखाइल गोर्बाचेव गोर्बाचेव या गोर्बाचेव भी कहते हैं, चेव, मिखाइल गोर्बाचेव ये 1985 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनते हैं। यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति या महासचिव ही उस समय राष्ट्रपति हुआ करता था, ये बनते हैं। फिर क्या होता है, तो ये बनने के बाद वहां पे दो सूत्र स्थापित करते हैं, दो सूत्र, और वो दो सूत्र क्या था, एक था ग्लासनोस्त, एक था ग्लासनोस्त, जिसका मतलब होता है खुलेपन, और एक था पेरेस्ट्रोइका, इसका मंत्र देते हैं पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब होता है पुनर्रचना, ठीक है, पुनर्रचना, ठीक है। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना, ठीक है, पुनर्रचना। तो ये दो सूत्र दिए थे। यहां देख लो कि ग्लासनोस्त मतलब खुले पे, यानी लोगों को वहां पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, कहीं बहुत सारा एक तरह से गुलाम भरी जिंदगी जिया करते थे, तो उसमें नियम कानून में कुछ ढील दिए। और पेरेस्ट्रोइका का मतलब कि वहां की अर्थव्यवस्था जो तबाह थी, अर्थव्यवस्था उसको सुधार के लिए पुनर्रचना, जो अर्थव्यवस्था थी इसकी पुनर्रचना करने का प्रयास किया, और इसी क्रम में यही आगे चल के यूएसएसआर का विघटन का कारण बना। तो चलो इसके बारे में हम लोग थ्योरी में कवर कर लेते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य में जब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने तो उन्होंने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा, ठीक है, इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त के माध्यम से आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किया। अभी इसके बारे में चर्चा किए थे। पेरेस्ट्रोइका का मतलब पुनर्रचना करना, यानी अर्थव्यवस्था का पुनर्रचना, यहाँ आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, और दूसरा ग्लासनोस्त यानी राजनीतिक तौर पे खुलापन देना, लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी हो या कहीं आने जाने का, घूमने का, बहुत सारा नियम कानून में बदलाव करना प्रारंभ किया। इसी क्रम में उन्होंने अन्य देशों के साथ संबंध को सुधारने तथा सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का फैसला किया। अब क्या करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, तो अन्य देश कौन हो जाते हैं, तो मान लो ये यूएसएसआर है, और यूएसएसआर के जो पश्चिम देश हुआ करते थे, पश्चिम देश, इनके साथ तो दुश्मनी चली आ रही थी, जो पूंजीवाद के समर्थक देश थे उनसे तो दुश्मनी चली आ रही थी। तो इन्हीं देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न करते हैं कि भाई इनके साथ संबंध सुधरे, दुश्मनी खत्म हो, दुश्मनी खत्म होगी तो हम भी समाजवाद त्याग के लोकतंत्र अपना लेंगे अपने, यानी पूंजीवाद लोकतंत्र एक ही चीज होता है, जहां पूंजीवाद होगा वहां लोकतंत्र देखने को मिल ही जाएगा आप लोगों को। तो ये काम करते हैं। फिर उन्होंने अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेनाएं वापस बुला ली। अब शीत युद्ध के दौर में यूएसएसआर ने अपनी सेनाएं बहुत सारे देश में ले जाके सैन्य अड्डा पे स्थापित कर चुका था। उसी क्रम में 1979 में यूएसएसआर के द्वारा अफगानिस्तान में भी सेनाएं भेज दी गई थी। उधर से अमेरिका भी अपनी सेना भेजा था, इधर से यूएसएसआर भी भेजा था, और वहां पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे अफगानिस्तान में। हमेशा से अफगानिस्तान देखिएगा ना तो एक तरह से रण का क्षेत्र बना हुआ है, बहुत दिन पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो वहां से पहले वो अपनी सेनाएं वापस बुलाते हैं ताकि थोड़ा अमेरिका के करीब जाया जा सके। और फिर पूर्वी यूरोप में भी बहुत देश में यूएसएसआर की सेना थी, उसको भी वापस बुला लेते हैं। फिर क्या होता है, तो अमेरिका के साथ जो हथियारों का होड़ था उस समय, अमेरिका और यूएसएसआर दोनों नए नए हथियार बनाते थे, नए नए परमाणु बम, अलग अलग टाइप के हथियार, एकदम आधुनिक हथियार के निर्माण में एकदम लगे हुए थे। जैसे नहीं होता है गांव में दो लोग होते हैं आस पड़ोस के, तो वो बाइक खरीदा तो वो बाइक खरीदेगा, वो 4 व्हीलर खरीदा तो वो 4 व्हीलर खरीदेगा,
वो कुछ नया करता है तो वो भी नया करता है, मतलब एक दूसरे का कंपटेटिव होते हैं। वैसे ही शीत युद्ध में अमेरिका और यूएसएसआर एक दूसरे का कंपटेटिव थे। जब यूएसएसआर हथियार बनाता था तो अमेरिका भी बनाता था, अमेरिका जब बनाता था तो यूएसएसआर भी वैसा हथियार बना लेता था। तो जो हथियारों की होड़ थी उन दोनों के बीच, उस पर पहले क्या किया, इन्होंने रोक लगाई और साथ ही में जर्मनी का एकीकरण में सहायता किया। जर्मनी का एकीकरण यानी 1989 में आते आते हम बताएं कि जर्मनी का दीवार गिरा के और पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दोनों का एकीकरण कर दिया गया, उसमें भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो उस वक्त पश्चिम के देशों में, पश्चिम देश अभी क्या बताया है कि पश्चिम देश कौन थे, तो यूएसएसआर सोवियत संघ जो हुआ करता था, मान लो दुनिया के अधिकतम हिस्से में यहाँ पे सोवियत संघ है, ठीक है, सोवियत संघ। सोवियत संघ के पश्चिम में, यहाँ पश्चिम में जो देश थे, यूरोप, खास करके यूरोप, और यहाँ पे अमेरिका, और यहाँ पे तो अटलांटिक महासागर देखने को मिल जाएगा, अमेरिका। इन सबको सोवियत संघ ना, इन सारे देशों को क्या कहता था, इन देशों को पश्चिम देश कहता था, यानी सोवियत संघ के पश्चिम में ही है ये सारे देश जो है, ये तो सोवियत संघ के पश्चिम में ही है। इनको हमेशा सोवियत संघ पश्चिम देश कह के पुकारता था। तो वही यहाँ पे क्या कह रहा है, उस वक्त पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, यानी नए नए विकास हो रहा था। अमेरिका नया नया टेक्नोलॉजी का तरह से उत्पादन कर रहा था, नया नया टेक्नोलॉजी ला रहा था दुनिया में। यूरोप के भी देश जो अमेरिका के समर्थक थे वो भी नया नया टेक्नोलॉजी ये सब का विकास कर रहे थे, और उस मामले में रसिया पिछड़ चुका था, ठीक है। तो उस वक्त पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ इसकी बराबरी करना चाहता था, ठीक है। तो उसके लिए उसको करीब जाना पड़ता, अमेरिका के करीब जाना पड़ता, और करीब जाने के प्रयास में ही मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा ये सारे काम जो उपरोक्त हम बताए हैं सारा काम किया जा रहा था। अमेरिका से पहले दुश्मनी खत्म करने का प्रयास कर रहे थे, फिर अमेरिका की सहायता से अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था का, टेक्नोलॉजी का, अन्य चीजों का उत्थान करना चाहते थे, ठीक है। अब फिर बारी आता है सोवियत संघ के विघटन का, सोवियत संघ के विघटन का बारी आता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव के इस फैसले ने, कौन से फैसले, ऊपर के जो फैसले बताए हैं कि अभी 4-5 पॉइंट बताए हैं, जिसमें से अमेरिका के करीब जाने के लिए कुछ प्रयत्न किया जाता है मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, साथ ही में अफगानिस्तान से सेनाएं वापस बुला ली जाती है, और पश्चिमी जर्मनी के भी अन्य देशों में यूएसएसआर की सेनाएं थी वो भी बुला ली जाती है। साथ ही में अपने यहाँ 2 सूत्र जो दिए जाते हैं, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ये सब मामलों की बात हो रही है। तो मिखाइल गोर्बाचेव के इस फैसले से कम्युनिस्ट पार्टी जो यूएसएसआर का एकमात्र पार्टी हुआ करता था उस समय, यूएसएसआर का एकमात्र पार्टी हुआ करता था, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो थे वो क्या हुए, नाराज हो गए, ठीक है। और नाराज होकर 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव का असफल तख्ता पलट का प्रयास किया। यानी जो उस पार्टी के, एक पार्टी में तो बहुत सारे नेता होते हैं ना, तो उन सारे नेता मिलके चाहे कि इनका पहले राष्ट्रपति पद से मिखाइल गोर्बाचेव को हटा ही दिया जाए, और जब हटा दिया जाएगा, अपने हिसाब से राष्ट्रपति बैठाया जाएगा तो उन्हीं के अनुसार चलेगा। लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए, असफल तख्ता पलट की कोशिश किया। अब उसी में देखिएगा, इसी कड़ी में मिखाइल गोर्बाचेव का उस समय एक सचिव हुआ करते थे बोरिस एल्त्सिन। अब इनको मौका मिल गया यूएसएसआर में, उस देश में अपना चेहरा चमकाने का। तो इन्होंने क्या किया, बोरिस एल्त्सिन ने इस प्रयास का खुल के विरोध किया कि ये जनता के सामने आए, अब इनका चेहरा चमका। तो फिर उसी क्रम में 1990 के दशक में, 1990 में ही वहां पे बहुदलीय चुनाव होता है। बहुदलीय क्या होता है, तो बहुदलीय चुनाव होता है यूएसएसआर में, ठीक है। 1990 में, उससे पहले 1990 से पहले हम बताए थे कि कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी हुआ करती थी, लेकिन उसी समय थोड़ा वहां पे ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका आया, तो कुछ पुनर्रचना जो बताया है, पुनर्रचना के माध्यम से वहां बहुदलीय व्यवस्था लाने का प्रयत्न किया गया और पहली बार चुनाव कराने का प्रयत्न भी किया गया, ठीक है। तो बोरिस एल्त्सिन
मिखाइल गोर्बाचेव के आड़ में अपना चेहरा चमकाए और दुनिया के सामने एक हीरो बन के उभरे। और जो बहुदलीय व्यवस्था के तहत चुनाव हुआ, उस चुनाव में बोरिस एल्त्सिन के द्वारा जीत हासिल कर ली गई। जो बोरिस एल्त्सिन हुआ करते थे, वो जीत गए चुनाव को। और जीतने के बाद वो पहले से कम्युनिस्ट पार्टी का जो केंद्र में सत्ता हुआ करता था, मॉस्को में सत्ता हुआ करता था, उस शासन को मानने से इनकार कर दिया कि भैया हम ये सब ना मानेंगे। अब उसको मानने से हम इनकार करते हैं और अब दूसरे हिसाब से इस देश में, यूएसएसआर में लॉ होगा, कानून होगा और दूसरे हिसाब से दुनिया को, मतलब इस देश को चलाया जाएगा। ठीक है, देखो सोवियत संघ का विघटन के क्रम में हमने क्या पढ़ा था, तो मिखाइल गोर्बाचेव के इस फैसले से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नाराज हुए और 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव का असफल तख्ता पलट का प्रयास किया गया। और उसी दौरान बोरिस एल्त्सिन ने इस घटना का विरोध किया और वह नायक की तरह उभर कर आए। अभी बताया है बोरिस एल्त्सिन के बारे में। फिर क्या होता है, देखो यही 15 देशों में टूटता है, जो अभी बताया है। मान लो ये यूएसएसआर है, अभी हम चर्चा करेंगे कि 15 देशों में जो टूटा है यूएसएसआर, उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हम जो अभी बताए कुछ देर पहले कि पूर्वी अफगानिस्तान से और पूर्वी देशों से यूएसएसआर के द्वारा अपने सैनिक वापस बुला लिया गए, तो पूर्वी देश यही थे। जैसे पोलैंड हो गया, जर्मनी का आधा हिस्सा यहाँ देखने को मिलेगा, ये चेकोस्लाविया रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ये सब सोवियत संघ के समर्थक देश थे और इन देशों में सोवियत संघ की सेनाएं थी। तो उसको भी मिखाइल गोर्बाचेव बुला लिए अपने पास। ठीक है, अभी हम बाकी ये 15 देश टूटे हैं यूएसएसआर से, उसका भी अभी चर्चा करना बाकी है। तो चलो अब देख लेते हैं। रूसी गणराज्य में बोरिस एल्त्सिन ने आम चुनाव जीता और उन्होंने केंद्रीय नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। अब वहां पे पहली बार बहुदलीय व्यवस्था स्थापित होती है, यानी बहुत सारे दल बनते हैं और वहां पे चुनाव होता है और बोरिस एल्त्सिन जीत जाते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। और फिर वो क्या करते हैं, जो केंद्रीय नियंत्रण था, यानी पहले एक पार्टी का शासन हुआ करता था, उसके नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया, भैया उस पार्टी का नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, अब सत्ता क्या था, तो मॉस्को से रूसी गणराज्य की तरफ खिसकने लगी। पहले मॉस्को यानी यूएसएसआर की जो राजधानी हुआ करती थी वो मॉस्को हुआ करती थी, यानी मॉस्को से ही पूरा यूएसएसआर चलाया जाता था। उस समय रूस तो एक गणराज्य हुआ करता था ना, यूएसएसआर का एक हिस्सा हुआ करता था। तब मॉस्को से क्या था, सत्ता रूसी गणराज्य की तरफ खिसकने लगी थी। अब दिसंबर 1991 में बोरिस एल्त्सिन के नेतृत्व में ही क्या होता है, एक नई घटना होती है। सोवियत संघ से 3 बड़े गणराज्य अलग होने की घोषणा कर देते हैं। उसमें से एक होता है रूस, एक होता है यूक्रेन और एक होता है बेलारूस। ये बोलते हैं कि भैया अब हम यूएसएसआर में नहीं रहेंगे, अब यूएसएसआर से अलग होकर हम अपना खुद का देश बनाएंगे। जैसे भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, उससे अलग होकर बांग्लादेश बना, ऐसे ही अपने आप को अलग करके अलग देश बनाने के लिए घोषणा कर देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। ये तीनों देश घोषणा कर देते हैं कि सोवियत संघ अब समाप्त हो जाए। 1917 में जो 15 देश मिलके सोवियत संघ का निर्माण किए थे, उसमें से 3 देश अपने आप को यूएसएसआर से अलग होने का घोषणा कर देते हैं। ये अब हम यूएसएसआर का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम अलग देश बनाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, एक पार्टी कम्युनिस्ट, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि भैया अब ये पार्टी शासन नहीं करेगी यूएसएसआर में, इसको प्रतिबंध करो। ठीक है, तो इसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और उसके बाद यानी परवर्ती सोवियत गणराज्य ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बना लेता है। यानी कि पहले पार्टी को बैन किया जाता है, फिर वहां पे जो समाजवादी व्यवस्था थी उसको हटा के पूंजीवादी व्यवस्था अब यूएसएसआर में स्थापित करना शुरू हो जाता है। ठीक है, और पूंजीवादी स्थापित होगा, ठीक है, पूंजीवाद स्थापित होगा तो अब बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली है। अब मान लो एक व्यवस्था ही परिवर्तन होने वाला है। अब पहले समाजवाद हुआ करता था, समाजवाद में हर नियम कानून हर एक चीज अलग था। अब वहां से पूंजीवाद अपनाया जाएगा
तो हर नियम कानून में परिवर्तन होगा, फैक्ट्रियां बेची जाएंगी, कल कारखाने जो भी वहां पे स्थापित थे वो प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ, प्राइवेट कंपनियों के हाथों बेचा जाएगा, औने पौने दाम पे बेचा जाएगा। और उस तरह रूस का तबाही शुरू हो जाएगा। रूस का जो रुपया रूबल होता है उसका भाव एकदम गिर जाएगा, साफ एकदम, जैसे रुपये का कभी कभी भाव एकदम गिर जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही गिर जाएगा। अब देख लेते हैं कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है, तो फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो शीत युद्ध के अंतिम चरण कब? 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव रूस के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने 2 सूत्र को स्थापित किया, अभी बताए हैं इसके बारे में। 2 सूत्र को स्थापित किया, जिसमें से एक था ग्लासनोस्त, जिसका मतलब क्या था, तो अर्थात समाज को खोलो व लोगों की स्वतंत्रता को बहाल करो। यानी कि पहले समाज पे एक ही पार्टी का कब्जा था, लोग अपने आप को दबा कुचला महसूस करते थे, अपने आप को गुलाम महसूस करते थे, तो उनकी आजादी को बहाल करने के लिए ये 2 सूत्र लाए थे, जिसमें से एक था ग्लासनोस्त और दूसरा क्या था, तो पेरेस्ट्रोइका, जिसका सीधा मतलब क्या था, तो आर्थिक नवनिर्माण किया जाए। यानी पहले की जो अर्थव्यवस्था थी यूएसएसआर की, वो ध्वस्त हो चुकी थी, थम चुकी थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब नए तरीके से उस अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए कुछ अलग प्रयास किया जाए, नए नियम कानून बनाया जाए, नए तरीके से अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए, तो इसीलिए ये 2 सूत्र लाए गए। अब आगे देखते हैं। अब देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जब करोगे, हम कवर कराएंगे, तो उसमें देखने को मिलेगा कि कौन से नेता, इसमें से सबसे पहले नेता का नाम याद रहना चाहिए, राष्ट्रपति का क्रम, कि नेतागण या राष्ट्रपति, कि ये सब यूएसएसआर के नेता हुआ करते थे। पूछ देता है निम्न में से कौन समाजवादी नेता नहीं थे, ठीक है, या पूछ देता है निम्न में से कौन अलग अलग तरीके से कि नाटो संगठन में के राष्ट्रपति, नाटो देशों के राष्ट्रपति नहीं थे, बहुत ही, तो नाम याद रहेगा, तो उसमें आप नाम से जान जाओगे कि ये रसिया के राष्ट्रपति थे। जैसे एक क्वेश्चन हम बताते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता नहीं थे, संस्थापक नेता नहीं थे या संस्थापक सदस्य नहीं थे, तो उसमें इन्हीं में से किसी का नाम दिया था और बाकी जो संस्थापक देश थे उनका नाम दिया था। तो आप लोग को इनमें से नाम याद रहेगा, तो स्पष्ट तरीके से आप सही करके आइएगा। तो चलो देख लो, पहले व्लादिमीर लेनिन 1917 से 1924 तक यूएसएसआर के राष्ट्रपति रहते हैं। हालांकि व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में ही बोल्शेविक क्रांति हुई थी। 1917 में वहां पे बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तब ये जाके जार का जो तानाशाही शासन हुआ करता था, एकाधिकार शासन हुआ करता था, उसको समाप्त करके वहां पे यूएसएसआर में लोकतंत्र समाजवाद स्थापित हुआ था, ठीक है। तो व्लादिमीर लेनिन कब से कब तक थे? 1917 से लेकर 1924 तक। फिर उसके बाद 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? तो मृत्यु हो जाती है। फिर मृत्यु होने के बाद फिर आते हैं जोसेफ स्टालिन जो बहुत ही क्रूर राष्ट्रपति हुआ करता था, बहुत क्रूर। पहले आते ही क्या किया कि उसके जो भी विरोधी नेता थे, विरोधी दल था, विरोधी लोग थे, उनको कुचलना शुरू कर दिया, एकदम कचल के मार के नजर बंद करके एकदम खत्म कर दिया। बहुत ही क्रूर हुआ करता था। तो सबसे पहले वो काम किया और ये लगभग 24 से लेकर 53 तक 1953 तक वहां का राष्ट्रपति रहा और उसके बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? तो इसकी भी मृत्यु हो जाती है 1953 आते आते। फिर आते हैं निकिता क्रुश्चेव जो 1953 से लेके 1964 तक वहां के राष्ट्रपति रहते हैं, लेकिन ये इनकी मृत्यु नहीं होती है, ये पद से हट जाते हैं, पद से हटते हैं। फिर हटने के बाद लियोनिड ब्रेजनेव, कौन आते हैं? तो ब्रेजनेव आते हैं। हाँ, इनके बारे में एक बार पूछा था कि निम्न में से ब्रेजनेव कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव राष्ट्रपति पूछा था, तो ब्रेजनेव कहाँ के थे? तो यूएसएसआर के थे। तो इनका नाम याद रखिएगा, हालांकि सबका नाम याद रखिएगा। तो 1964 से लेके 1982 तक ये यूएसएसआर के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उसके बाद आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में, ठीक है। 82 के बाद आप लोग को 85 दिख रहा होगा, बीच में 2 राष्ट्रपति आए, एकदम वो योग्य राष्ट्रपति नहीं थे, तो उनका ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनका कहीं नहीं पूछता है। तो 85 में आते हैं और 91 तक रहते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, और इन्हीं को एक तरह से यूएसएसआर के विघटन में
मुख्य भूमिका माना जाता है। तो कभी कभी पूछ देता है यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति, तो अंतिम राष्ट्रपति यही थे। यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति, अंतिम राष्ट्रपति कौन थे यूएसएसआर के? तो अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। कहाँ के? तो यूएसएसआर के, यूएसएसआर। और 1991 में यूएसएसआर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तब वहां के राष्ट्रपति कौन बनते हैं? रूस नया देश बन के आता है। रूस 15 देशों में जब यूएसएसआर टूट जाता है तो नया देश बन के आता है रूस। तो रूस के पहले राष्ट्रपति होते हैं बोरिस एल्त्सिन, जो 1991 से 1999 तक रहते हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति ये पूछता है क्वेश्चन में। तो कहाँ के बउआ प्रथम राष्ट्रपति? तो रूस के, रूस के। ठीक है। यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति तो कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। और प्रथम राष्ट्रपति रूस के कौन थे? तो बोरिस एल्त्सिन। इतना याद रखिएगा, इसमें बाकी काम चल जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं। आगे अब देख लेते हैं गणराज्य क्या होता है, गणराज्य के बारे में। तो एक ऐसा देश जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है, उसी को गणराज्य कहते हैं। जैसे किसी देश का शासन तंत्र का सर्वोच्च पद क्या होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कहीं कहीं देखिएगा कि जैसे जहां पे गणराज्य वाली व्यवस्था हो वहां का सर्वोच्च जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। जहां लोकतांत्रिक वाली व्यवस्था हो वहां का सर्वोच्च जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जैसे भारत में, भारत के एक लोकतांत्रिक गणराज्य, तो भारत का जो सर्वे सर्वा होगा वो राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्य रहता है। लेकिन वही जो गणराज्य देश होगा, जो गणराज्य होगा वहां का जो सबसे टॉप वाला पोस्ट होगा ना, उस पर राष्ट्रपति आसीन होता है और आम जनता से चुन के गया होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या होता है। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो जाता है। उसके बाद से क्या क्या होता है? ठीक है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद 15 देशों में टूट जाता है। ठीक है। विघटन होता है तो 15 देशों में यूएसएसआर टूट जाता है। कौन कौन से? तो हम पिछले क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ही बताए हुए हैं। एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग को याद रहे कि ये 15 देश कौन कौन से थे जिसमें यूएसएसआर का, हालांकि यूएसएसआर 15 देशों में टूटा था, तो 15 देश कौन कौन से थे? तो सबसे पहले हम बताए थे बाल्टिक देश। कौन? तो बाल्टिक देश। बाल्टिक देश में कौन कौन आ जाएगा? बाल्टिक देश। बाल्टिक देश, एक बाल्टिक सागर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इसी बाल्टिक सागर के पास स्थित 3 देश हैं जिनको बाल्टिक देश कहा जाता है। तो उसी के नाम पे बाल्टिक देश पड़ा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है निम्न में से कौन बाल्टिक देश नहीं है। तो इन 3 देशों के अलावा जो चौथा देश होता है वो बाल्टिक देश नहीं होता। तो 3 देश कौन से? तो एस्टोनिया, एस्टोनिया, एक लातविया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, लिथुआनिया। और हाँ, एक चीज लिथुआनिया के बारे में ये भी याद रखिएगा कि यूएसएसआर से सबसे पहले अलग होने वाला जो देश था वो लिथुआनिया ही था। ठीक है, लिथुआनिया। तो ये सब यूएसएसआर से अलग हुए थे। उसके बाद 3 देश नाम याद रखिए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद एक आता है काकेशस देश, काकेशस देश। काकेशस देश में भी 3 देश आते हैं। काकेशस एक पर्वत का नाम है। उस पर्वत के आसपास 3 देश स्थापित, 3 देश रहते हैं। उन देश को संयुक्त रूप से काकेशस देश कहते हैं, जिसमें आ जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये भी यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करते थे। जॉर्जिया, आर्मेनिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, 6 देश हो गए। उसके बाद सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में 5 देश जो आते हैं वो भी यूएसएसआर के ही हिस्सा हुआ करते थे। 5 देश सेंट्रल एशिया में आते हैं वो यूएसएसआर के ही हिस्सा हुआ करते थे। तो सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया,
इसमें 5 देश आते हैं। 5 देश कौन कौन से हैं? तो इसके लिए हम एक ट्रिक से याद कराए थे। ताजा, खाजा, अजबे, किरकिर, तुम। कौन? ताजा, खाजा, अजबे, किरकिर, तुम। 5 देश। जैसे ताजा से क्या हो जाता है? तो ताजा से क्या हो जाएगा? तो ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। खाजा से खजाकिस्तान या कजाकिस्तान, कहीं खजाकिस्तान भी देखने को मिल जाए, खजाकिस्तान या कजाकिस्तान कहीं कहीं देखने को आपको मिल जाए। कजाकिस्तान, खजाकिस्तान दोनों लिखा जाता है इसके लिए। उसके बाद अजबे से अजरबैजान, अजर किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, अजरबैजान तो यहाँ है ही है। अजबे से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखिए हम ही भूल रहे थे भाई, उज्बेकिस्तान। और फिर किरकिर से किर्गिस्तान, अजीब नाम होता है इसका। ठीक है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। और फिर तू से तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अगर याद नहीं होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि उतना नहीं पूछता है, लेकिन आगे जाइएगा कंपटीशन एग्जाम में, बीपीएससी, यूपीएससी, अगर इन सब चीज़ों की तैयारी करिएगा उस समय ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। थ्योरी वगैरह लिखने में बहुत अच्छे से काम आता है। लेकिन कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन सा देश यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था। तो ये सब नाम याद रहेगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करना है तो इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिए। उसके बाद क्या हो गया? 6, 5, 11 और 4 देशों को और जानना है। तो 4 देश में एगो रूस को तो अच्छे से जानते होंगे। रूस और यूक्रेन का युद्ध तो खूबे चल रहा है, घमासान 4 सालों से 22 से चल रहा है। ठीक है, रूस, यूक्रेन। और रूस का ही एक बैल है, बैल, उसका ही हमेशा साथ देता है, बैल की तरह साथ देता है। जो रूस कहता है वही करता है। उसका नाम क्या है? बेलारूस, बेलारूस। और एक है मोल्डोवा, मोल्डोवा। यानी कि टोटल 15 देशों में उस समय क्या था? यूएसएसआर टूट गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा तो काम बन जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं क्या। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या होता है? तो सीआईएस राष्ट्रकुल का निर्माण होता है। अब सीआईएस राष्ट्रकुल क्या होता है सर? सीआईएस राष्ट्रकुल का निर्माण होता है। सोवियत संघ का जैसे ही विघटन होता है तो विघटन होने के बाद 8 दिसंबर 1991 में ही सीआईएस राष्ट्रकुल का निर्माण होता है। सीआईएस राष्ट्रकुल, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। सी से कॉमनवेल्थ, आई से इंडिपेंडेंस और एस से स्टेट, स्टेट मतलब राज्य। ठीक है, तो सीआईएस का निर्माण होता है 8 दिसंबर 1999। अब सीआईएस क्या था सर? तो सीआईएस था ना, जैसे 15 देश आपस में टूट रहे थे तो उन्हीं में से कुछ देशों को डर था कि भाई पहले तो हम एक साथ थे तो बहुत मजबूत थे, तो कोई भी अगल बगल के आस पड़ोस के देश हमसे लड़ने से, हम पे हमला करने से डरता था। लेकिन अब तो हम छोटे छोटे देश में टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो कोई भी हम पे हमला कर लेगा, मतलब दिक्कत हो जाएगी। या हम ही 15 देश आपस में टूट रहे हैं तो कहीं हमें ही एक दूसरे की जरूरत पड़े, एक दूसरे के यहाँ आना जाना जरूरत पड़े, एक दूसरे की हेल्प पड़े, तो उसके लिए कुछ तो समझौता होना चाहिए। तो वही समझौता होने के लिए सीआईएस का गठन किया गया कि भाई हम लोग एक संगठन बनाते हैं कि बाई चांस हम पे कोई देश हमला करता है तो हम लोग एक दूसरे के सैनिक सहायता करेंगे, हथियार से सहायता करेंगे, या एक दूसरे में आवागमन करना हो तो कोई रोक टोक नहीं रहेगा।
एक दूसरे की अर्थव्यवस्था यदि बर्बाद हो रही है तो सब मिलके उसकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा समझौता हुआ था जब अलग हो रहे थे। जैसे मान लो 15 भाई हैं, 15 भाई सब अलग हो रहे हैं, तो उनको अलग होने के बाद कुछ तो समझौता होता है कि भैया अब तो हम लोग अलग हो रहे हैं, लेकिन हम लोग के बीच कोई मुसीबत आता है तो सब लोग मिलके एक दूसरे का हेल्प करेंगे। उसके लिए एक प्रावधान रखा जाए, एक नियम कानून तैयार किया जाए। तो ऐसे ही CIS कुल राष्ट्र कुल का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो गणराज्य देख लिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या होता है, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सबसे पहले क्या होता है, तो वही CIS राष्ट्रकुल का गठन हुआ, जो 8 दिसंबर 1991 को हुआ। तो CIS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स होता है। अभी बताएं इसके बारे में। आगे हम लोग देख लेते हैं। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बनाया गया। विघटन के बाद मान लो USSR का जैसे USSR बिखर रहा था, टूट रहा था, तो अंदरूनी तौर पे तो टूट रहा था ना, लेकिन उसके साथ जो पहले से दूसरे देशों से संबंध चला आ रहा है, मतलब UNO में भी अस्थायी सदस्यता की बात हो या अन्य देशों के साथ रिश्तों की बात हो, तो पहले से तो कुछ अन्य देशों के साथ रिश्तों का करार हुआ होगा, समझौता हुआ होगा, वो आगे कौन बढ़ाएगा। तो जो USSR का उत्तराधिकारी देश बनेगा वही तो उनके साथ जो संबंध पीछे से चला रहा है वो बरकरार रखेगा। तो उसके लिए क्या होता है, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया जाता है। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की अस्थायी सीट मिल जाती है। जब UNO के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विश्व की सबसे बड़ी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNO के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि 5 देश, अमेरिका, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये UNO के अस्थायी मेंबर हैं। तो उसमें USSR को ही अस्थायी मेंबर की सदस्यता मिली थी, रूस को नहीं। रूस को बाद में क्या होता है, सुरक्षा परिषद का जो सोवियत संघ के जगह पे अस्थायी सीट मिल गई। अब सोवियत संघ द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय करार जो था उसको भी निभाने की जिम्मेदारी अब किसकी थी, तो रूस की थी। रूस को परमाणु संपन्न देश का दर्जा मिला। ठीक है, रूस को ही, पहले USSR को परमाणु संपन्न देश का दर्जा मिला था, लेकिन अब रूस को परमाणु संपन्न देश का दर्जा मिलता है। आगे हम बात करें तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्यों सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके पीछे जो राजनीतिक कारण थे वो देख लेंगे। ठीक है, यहां तक हम लोग देखते हैं, फिर आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, काफी समय हो चुका है। ठीक है, चलो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और पार्ट इसका आएगा जिसमें हम लोग कंप्लीटली इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और बड़े विस्तार से बढ़िया से हर एक चीज कवर करेंगे। और इस चैप्टर अगर कवर कर लेते हो आप अच्छे तरीके से, तो इससे बाहर आप लोगों को कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव लाएंगे और सब्जेक्टिव इसी बेस पे जो तैयार करके लाएंगे, वो सारी चीजें आप बढ़िया से कंप्लीटली तरीके से अगर कवर कर लेते हो तो यकीन मानो आप एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके आओगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। उससे पहले आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।